हेलो एंड वेलकम टू आरएनटी एजुकेशन हब। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हमारा एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 यूरोपीय समाजवाद और रूसी क्रांति के बारे में बात करने वाले हैं। जो हमारा पहला वीडियो का सीरीज आपने देखा उसमें हमने यूरोप के समाजवाद में की। दूसरा जो वीडियो सीरीज था उसके अंदर हमने रूस की क्रांति का शुरुआती स्टेज क्या था यानी 1905 में क्या हुआ। और ये जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं यूरोप जो रूसी क्रांति है उसका दूसरा फेज यानी 1917 में जो क्रांति हुई उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए और किस तरह से रूस में समाजवाद आया और फिर समाजवाद के परिणाम क्या हुए, ये सारा चीज हमने इस यूट्यूब वीडियो में जाना है। तो आपको अगर ये क्लास पसंद आती है तो इसे आगे शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति तो काफी हिस्सा हम कर चुके थे। आज जो हमारा इसके अंदर जो टॉपिक रहने वाला है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध व रूसी साम्राज्य। अब तक विश्व में कितने विश्व युद्ध हुए हैं? तो अब तक विश्व में हुए हैं 2 विश्व युद्ध हुए। विश्व युद्ध का मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया साथ में लड़के युद्ध लड़ती है। इसका मतलब होता है दुनिया के जो मुख्य मुख्य देश है, जो मुख्य मुख्य पावरफुल कंट्रीज हैं वो लड़ते हैं, उसको हम विश्व युद्ध की श्रेणी में रखते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध व रूसी साम्राज्य, इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, इसके बारे में बात करना। पीछे जो हमने पढ़ा कि 1905 की क्रांति कैसे हुई, रूस में समाजवाद कैसे आया, इन सब के बारे में अब हमारा जो विषय है, टॉपिक है, वो है प्रथम विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, डब्ल्यू वर्ल्ड वॉर, इसको ऐसे भी लिखा जाता है कई बार, ये लड़ा गया 1914 से लेकर 1918 के मध्य। तो जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तब रूसी साम्राज्य की क्या स्थिति थी उसके बारे में, और रूस उस युद्ध में भाग लिया था कि नहीं लिया, इस टॉपिक के तहत हम ये समझेंगे। ये जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 2 तरह के देशों के मध्य लड़ा गया था। एक तरफ कौन था? एक तरफ था ऑस्ट्रिया, जर्मनी व तुर्की। ये मुख्य 3 देश थे जिनको हम कह सकते हैं धुरी राष्ट्र। ये तो थे धुरी राष्ट्र। और दूसरी तरफ जो हमारे पास थे, दूसरा जो खेमा था वह, इसमें फ्रांस है, इंग्लैंड है, रूस है। तो रूस देख लो कौन सी तरफ है, इस तरफ है, इटली है। इनको हम कहते हैं मित्र राष्ट्र यानी अलायंस कंट्रीज कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट बाद में आया था, फिर भी हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये लोग अलायंस कंट्री, अलाइड नेशंस थे और ये एक्सिस नेशन थे। अब देखो इटली मित्र राष्ट्र के मध्य 1914 में लड़ा गया। ये फैक्ट याद रखना है कि 1914 में युद्ध लड़ा गया। तो एक तरफ ऑस्ट्रिया, जर्मनी, तुर्की, दूसरी तरफ फ्रांस, इंग्लैंड और रूस व इटली देशों के मध्य वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो खासकर जितने भी हम देश देख रहे हैं इन सब देशों में ज्यादातर यूरोपीय देश है। तुर्की और अगर हम रूस को छोड़ दें तो बाकी सारे देश कैसे हैं? यूरोपीय कंट्रीज है, जिनके बीच पहला विश्व युद्ध क्या हुआ था, लड़ा गया था। जब ये शुरू हुआ था, क्योंकि अपना टॉपिक ये विश्व युद्ध नहीं है, क्योंकि हम विश्व युद्ध पे बात नहीं करना, हमारा टॉपिक तो ये है कि जब विश्व युद्ध हुआ था तब रूसी साम्राज्य क्या स्थिति थी। तो शुरुआत में जार को युद्ध में शामिल होने के लिए, युद्ध में शामिल होने पर जनता का समर्थन मिला। तो जनता शुरुआत में समर्थन करती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, समर्थन मिला, परंतु बाद में जो रूसी सेना है वो भी हारने लग गई। और इसके अलावा जो ड्यूमा है उसको जार ने खत्म कर दिया। जार ने ड्यूमा से, या ड्यूमा मैंने बताया था कल आपको, रूस की संसद, जिससे क्या लेना बंद कर दिया, सलाह लेना बंद कर दिया, जिसकी वजह से ये लोग अब जो युद्ध में है वो क्या होने लगे, वापस हटने लगे। यानी रूसी जो जनता है अब वो चाहती थी कि अब वो युद्ध में शामिल नहीं हो। और इसका खासकर जो प्रभाव पड़ा वो था रूसी लोगों द्वारा जर्मनी का विरोध किया गया। इस युद्ध के दौरान वो लोग शामिल भी नहीं होना चाहते थे और इन्होंने जर्मनी का विरोध किया। तो इसी वजह से इन्होंने, एक शहर था इनका, मैंने कल एक मेंशन किया था शहर, सेंट पीटर्सबर्ग। ये जो शहर था सेंट पीटर्सबर्ग, जो कैसा नाम था, जर्मन नाम है, ये जर्मन नाम है, को बदलकर
जर्मन नाम को बदलकर पेट्रोगार्द कर दिया, पेट्रोगार्द कर दिया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहां पर याद रखना है कि जो रूसी लोग थे उनका जर्मनी के लोगों के प्रति क्या थी, नफरत जैसी चीज थी, वो उनसे नहीं पसंद करते थे। इसका सेंट पीटर्सबर्ग जो एक जर्मन नाम है, तो वो उसके खिलाफ विरोध जताने के लिए शहर का ही नाम बदल के इन्होंने क्या कर दिया, पेट्रोगार्द। अभी हमारी 1917 क्रांति होगी, वो इसी शहर के अंतर्गत हुई थी। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है। अब देखो इसमें और क्या हुआ, जार की पत्नी, अब जार की रानी जो थी, जिसको जारीना कहा जाता था, जार की रानी को जारीना कहा जाता था, जिसका नाम अलेक्जेंड्रा था, अलेक्सांद्रा। तो अलेक्सांद्रा नाम की जो ईरानी थी, जर्मन मूल की थी, जर्मन मूल के होने के कारण तथा रासपुतीन कौन था, ये इस रानी का सलाहकार। रासपुतीन से के प्रति लोगों में आक्रोश था, लोगों में आक्रोश, लोग खुश नहीं थे इससे। किससे खुश नहीं थे, एक तो रानी से जो जिसका नाम अलेक्जेंड्रा और जर्मनी की थी। तो ये लोग तो जर्मनी का विरोध करते थे क्योंकि जर्मनी इनका मुख्य दुश्मन टाइप था, और रासपुतीन जो इसका सलाहकार था, इससे लोग पसंद नहीं करते थे, इस कारण इनका विरोध शुरू हुआ। 1914 से 16 के बीच में ऑस्ट्रिया और जो जर्मनी की सेनाएं हैं, ऑस्ट्रिया व जर्मन सेनाओं ने रूसी सेनाओं को हराया, रूसी सेनाओं को हराया व 1917 तक तो 70 लाख सैनिक मारे जा चुके थे, 70 लाख सैनिक मारे गए। ये बहुत बड़ा प्रतिशत था, सैनिक मारे गए। अब ये सैनिक जो थे ये खुद युद्ध लड़ने से परेशान हो चुके थे, ये खुद युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे। क्यों? क्योंकि युद्ध में इनकी जान जा रही थी और युद्ध बेमतलब है, उन्हें लग रहा था कि बिना मतलब रूस का इसमें कुछ फायदा ही नहीं है, इस वजह से ये लोग युद्ध छोड़ना भी चाहते थे। इस कारण 70 लाख सैनिक मारे गए, 30 लाख से ज्यादा लोग क्या हो गए, वहां पर शरणार्थी हो गए। तो काफी क्या होने लगा, उस वक्त जब विश्व युद्ध चल रहा था तो जो वहां की रूस की जनता और सैनिक है वो तो मांग कर रहे थे कि रूस को इस युद्ध से निकल जाना चाहिए, यानी प्रथम विश्व युद्ध में रूस को भाग नहीं लेना चाहिए, उसे ये युद्ध क्या कर देना चाहिए, यहीं पर समाप्त कर देना चाहिए। अब जो भोजन, यानी क्या हुआ, अचानक से जब सारा पैसा, जब रूस की सरकार ने रूस जार ने सारा पैसा किसके ऊपर खर्च करना शुरू किया, सेना के ऊपर जब खर्च करना शुरू किया, तो इसका नुकसान ये हुआ कि वहां पर जो लोगों को भोजन की कमी हुई, यानी भोजन की कमी, क्योंकि ज्यादातर जो भोजन था होने लगी, और जो दुकानें होती थी जहां पे रोटियां वगैरह मिलती थी, जहां भोजन मिलता था, उनके ऊपर दंगे शुरू हो गए, लड़ाइयां शुरू हो गई, क्योंकि ज्यादातर जो भोजन था वो किसको जाने लगा, रूस की इस सेना को भोजन देने के लिए जाने लगा। तो 1917 तक आते आते इस प्रथम विश्व युद्ध की बदौलत पूरे रूस के अंदर जार के खिलाफ क्या था, बहुत लोगों में गुस्सा था, बहुत लोगों में विरोध था। देखो किसकी बात हो रही है, रूसी क्रांति की। आज हमारा जो टॉपिक शुरू हुआ वो किससे हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रूसी साम्राज्य। जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था तब रूसी साम्राज्य की स्थिति थी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुआ, 1914 से 1918, ये ध्यान रखना है। कितने साल, 4 साल। अब तक कितने वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं, वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं हमारे पास दो वर्ल्ड वॉर। कौन सा, दूसरा कब हुआ, 1939 से 1945 के बीच में ये विश्व युद्ध चला। फिर उसके बाद में हिरोशिमा नागासाकी पर जब अमेरिका ने बम गिराए तो ये वर्ल्ड वॉर सेकंड क्या हो गया, रुक गया। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है ये वर्साई की संधि के साथ रुका था, जर्मनी के साथ एक संधि की गई, वर्साई की संधि, उसके साथ ही ये रुक गया था। 1914 में शुरू हुआ, कब समाप्त हुआ, 1918 में। वर्ल्ड वॉर का मतलब ये नहीं होता है कि पूरी दुनिया युद्ध लड़ रही है, नहीं, दुनिया के मुख्य देश, जो दुनिया के ताकतवर देश हैं, उनके द्वारा यहाँ पे क्या लड़ा जाता है, युद्ध लड़ा जाता है। अब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में एक तरफ कौन थे, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और तुर्की, जिनको हम एक्सिस कंट्रीज कहते हैं, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, इटली, इनको हम कहते हैं अलाइड कंट्रीज। और ये 1914 में लड़ा गया था। अब अपने तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं पढ़ना है, टॉपिक क्या हमारा, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब रूसी साम्राज्य की क्या स्थिति थी। तो जार तो था ही वहां पे, तो जब युद्ध शुरू हुआ तो जैसे ही रूस ने इसमें भाग लिया तो शुरुआत में जार को जनता ने सपोर्ट किया, क्या ठीक है युद्ध में भाग ली। लेकिन धीरे धीरे जार ने जो ड्यूमा थी, ड्यूमा क्या है, रूस की संसद है, उससे सलाह लेना ही बंद कर दिया, सैनिकों को जहां चाहा वहां भेज दिया, बगैर सलाह के युद्ध में लगा दिया, जिसकी वजह से फिर धीरे धीरे लोग विरोध करने लगे। और लोग किसका विरोध करते थे, लोग विरोध करते थे जर्मनी का, क्योंकि
जर्मनी के जो लोग थे इन्होंने रूसी क्षेत्र पर, काफी क्षेत्र पर क्या क्या अधिकार किया था, और जर्मनी की सेनाएं उस वक्त ताकतवर थी, तो उन्होंने बहुत सारे रूसी सैनिकों को मारा। अब कोई भी किसी देश का सैनिक मरता है तो उसके परिवार तो असंतुष्ट होंगे, क्योंकि उनके परिवार वालों को तो लगता था कि ये रूस को इस युद्ध में भाग लेना ही नहीं चाहिए था, और सैनिक मारे क्यों जा रहे थे, क्योंकि जार ने उनको क्या कर दिया, वहां पर भाग लेने को मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से लोग जर्मनी के खिलाफ गुस्सा हो गए। और इसके लिए, उस विरोध के लिए उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग नाम की जगह, जो अपने पीछे पड़ी थी, औद्योगिक शहर था एक मास्को के साथ में, तो इसका नाम, ये सेंट पीटर्सबर्ग जो नाम है ये जर्मन भाषा का नाम है, तो उन्होंने इसको बदल करके रूसी भाषा में इसका नाम रख दिया, जिसका नाम क्या रखा, पेट्रोगार्द कर दिया। फिर रूस रानी, जो जार की रानी थी जिसको जारीना कहते थे, उसका नाम अलेक्सांद्रा था। अलेक्सांद्रा जर्मन की थी, यानी जर्मनी से शादी करके लाया था उसको। और रासपुतिन जो इस रानी के कुछ संबंधी था, जो इसको सलाह देता था, सलाहकार था, इससे जनता परेशान थी, क्योंकि ये लोग जार जितनी भी फैसले लेता था उसके ऊपर इस रासपुतिन का और अलेक्जेंड्रा का प्रभाव था। तो वो जो रूसी लोग थे वो इनको प्रॉब्लम मानते थे, इनको समस्या की जड़ मानते थे, और वो चाहते थे अलेक्जेंड्रा और रासपुतिन को समाप्त कर दिया जाए, तो जार को क्या किया जा सकता है, हम लोग नियंत्रण में ले सकते हैं। इस कारण बाद में रासपुतिन की हत्या भी हो जाती है। 1914 से 16 तक क्या हुआ, ऑस्ट्रिया और जर्मनी की जो मजबूत सेनाएं थी उन्होंने रूस की सेना को बहुत बुरी तरह हराया, और 1917 तक आते आते, यानी युद्ध के 3 साल के अंदर रूस के 70 लाख सैनिक मारे गए। और जो लोग थे, क्योंकि कोई भी सेना अपन भेजेंगे तो उसको भोजन भेजना पड़ेगा, क्योंकि समय पर अगर भोजन और जल आपूर्ति और इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं भेजेगी तो वो तो युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। भोजन भेजे जाने के कारण क्या हुआ, ज्यादातर जो खाना था वो किसके पास चला जाता था, सेनाओं के पास, तो पीछे जो लोग थे, लोग भूखे मरने शुरू हो गए। और सरकार ने जो पैसा, पहले सरकार रेल बनाने में खर्च करती थी, उद्योगों के विकास पे खर्च करती थी, अब सरकार ने वो सारा पैसा सेना के ऊपर खर्च करना शुरू कर दिया। तो इससे एक बेरोजगारी बढ़ गई, क्योंकि लोगों को काम नहीं मिलने लगा, इसके अलावा आय में कमी होगी लोगों के, और लोग बेरोजगार होने लगे। और सबसे जरूरी चीज किसकी कमी होनी शुरू हो गई, भोजन की। जिन दुकानों पर पहले भोजन मिलता था, आसानी से मिलता था, अब उन दुकानों पे भीड़ लगने लगी, कई बार दंगे होने लगे, रोटी के लिए लोग लड़ने लगे, क्योंकि ज्यादातर जो रोटी थी वो किसके लिए चली जाती थी, सेना के लिए चली जाती थी। इस कारण अब रूस के अंदर क्या होनी शुरू हो गई, 1917 में आते आते क्रांति सा माहौल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि रूस के लोग चाहते थे कि हम प्रथम विश्व युद्ध से बाहर आ जाएं, हम प्रथम विश्व युद्ध में शामिल नहीं हो, और हमारा देश जो जार का निरंकुश शासन है इसको हटाएं। तो इसके साथ ही क्या शुरू होती है, रूस की 1917 क्रांति। कल हमने क्या पढ़ा था, रूस की 1905 की क्रांति, वो सफल नहीं हुई। अब 1917 की क्रांति को देखते हैं उसका क्या होता है। ठीक है, सब अब जो हमारा टॉपिक है, अब हम क्रांति तैयार करें, पेट्रोगार्द की फरवरी क्रांति। अब ये फरवरी माह में हुई थी, इसका इसको फरवरी क्रांति कहते हैं। फरवरी माह कौन से साल का, फरवरी माह की बात हो रही है 1917 की। तो अब मैं जो कुछ भी बात करूंगा वो कौन से साल की होगी, 1917 की। तारीख लिखूंगा तो भी उसको आपको 1917 में ही समझना है। तो पेट्रोगार्द की फरवरी क्रांति। पेट्रोगार्द अपन डिस्कस कर चुके हैं, इसका पहले नाम सेंट पीटर्सबर्ग था, जर्मन भाषा का शब्द था, तो जर्मनी के लोगों, रूस के लोगों ने इसका नाम बदल करके क्या कर दिया, पेट्रोगार्द। इसी पेट्रोगार्द के अंदर क्या हुआ, फरवरी में क्रांति हुई। पेट्रोगार्द में है क्या, देखो ये पेट्रोगार्द के अंदर एक नदी बहती है, और इस नदी का नाम जो है, उस नदी का नाम है नेवा, नेवा नदी। ये जो नेवा नदी बहती है, इसका ये जो नेवा नदी बहती है, इसका ये दायां तट है, और ये कौन सा तट है, बायां तट है। तो इस दाएं तट और बाएं तट में फर्क क्या, आप देखो इसको। दाएं तट के अंदर, क्योंकि जब हम देखते हैं इस पेट्रोगार्द शहर में, जब 1917 की स्थिति देखते हैं, तो एक जो बसावट थी, लोगों के रहने का जो तरीका था, वो ऐसे लगता था कि शहर को ऐसे विकसित किया गया है, यानी पेट्रोगार्द को ऐसे विकसित किया गया है जैसे क्लास का के वर्गीकरण किया, यानी उसका क्या किया, वर्गीकरण किया गया। यानी उच्च वर्ग के लोग बाईं तट पे रहते थे, और निम्न वर्ग के लोग किस तरफ पे रहते थे, दाएं तट की ओर। यानी इस तरफ कौन रहते थे, मजदूर व किसान वगैरह जो होते थे, किसानों के दुकान व घर, वो किस तरफ थे, हमारे दाएं तट पर, इस नदी के दाएं तट पर। और ये नेवा नदी के बाएं तट पर एक तो क्या था, जार का महल था, बड़े बड़े जो पादरी वर्ग थे, जार का महल,
हाँ ठीक है, इस नदी बढ़ा दो। ठीक है, अब जार का महल था एक तरफ, पादरियों के घर थे, पादरी वर्ग के घर, इसके अलावा ड्यूमा प्रतिनिधि सभा जो थी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ड्यूमा किस तरफ थी, प्रतिनिधि सभा वो कहां पे थी, आपके बाएं तट पे। तो शहर की आप अगर हम पेट्रोग्राफ शहर की संरचना देखें तो इस नदी के एक तरफ तो गरीब लोग जो दमित लोग है वो रहते हैं, तो दूसरी तरफ जो है नेवा नदी के जार के महल, उच्च वर्ग के लोग इस तरफ रहते थे, निम्न वर्ग के लोग किस तरफ रहते थे, इस तरफ। बाएं तट पे मैंने बताया मजदूरों। तो अब क्या हुआ, एक फैक्ट्री थी 22 फरवरी 1917 को, 22 फरवरी 1917 को दाएं तट पर एक फैक्ट्री थी। फैक्ट्री में क्या हो गई, तालेबंदी, फैक्ट्री में तालेबंदी। तो इसमें जब तालेबंदी की, फैक्ट्री को बंद कर दिया, तो लोग क्या हो गए, इसके खिलाफ हड़ताल करने लगे। और 25-26 जो फरवरी को क्या हुआ, लोगों ने बड़े स्तर पर हड़तालें की। 25-26 फरवरी को हड़तालें की यहाँ पे। और हड़तालें किसने की है, तो हड़तालें जो की है महिलाओं ने हड़तालों का नेतृत्व किया है, महिलाओं द्वारा नेतृत्व। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था कि 31% जो मजदूर वर्ग थे, अब देखो मैंने बताया कि कल जो महिला वर्ग थे, मजदूर जितने थे उसके 31% मजदूर कौन होती थी, महिला। और इसने महिलाओं ने नेतृत्व किया, इस कारण हम इसी कारण हमने क्या किया, महिला अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाना शुरू किया। वैसे हम अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, 8 मार्च को। आप तो कहोगे कि भाई ये फैक्ट्री में जो हड़ताल हो रही है ये तो 25, 26, 27 फरवरी के आसपास हो रही है, तो फिर महिला दिवस 8 मार्च को क्यों मनाया जाता है। देखो रूस में जो कैलेंडर चलता है, रूस का कैलेंडर कहलाता है जूलियन कैलेंडर। रूस का कैलेंडर जो है वो कौन सा कैलेंडर है, जूलियन कैलेंडर, ये इसको मानते हैं। और जो बाकी दुनिया में हम सब जो मानते हैं वो कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है, जिसको हम जनवरी फरवरी महीने होते हैं ना, ये सारे सारे ग्रेगोरियन कैलेंडर में होते हैं, जिसको अब पूरी दुनिया मानती है। तो बाद में रूस ने भी इसको मान लिया, लेकिन जब ये क्रांति हुई थी तब रूस जो है वो ग्रेगोरियन को नहीं मानता था, अपने जूलियन कैलेंडर को मानता था। जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर के बीच में 13 दिन का क्या होता है, अंतर होता है। 13 डेज का क्या होता है, डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से ये जो हड़ताल हुई है 25-26 फरवरी के आसपास हुई है। तो इस महिलाओं का नेतृत्व किया, तो इस कारण इसी दिन के कारण हमने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाना शुरू किया। अगर हम जूलियन कैलेंडर में 13 दिन जोड़ते हैं तो ये 8 मार्च के आसपास पड़ता है, इस कारण 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। इसकी शुरुआत किससे हो, कहीं से होती है, इसी रूसी क्रांति में महिलाओं द्वारा इसका नेतृत्व करने से होती है। कौन से तट पर हुई थी, तो ध्यान रखना दाएं तट पे। फिर क्या हुआ, जो ये राजा की सेना जो है, यानी जो विंटर पैलेस से जो सेना थी, उसने इस यहाँ पे जो लोगों ने हड़ताल की उन लोगों को क्या कर दिया, तितर बितर कर दिया। लेकिन फिर लोग आकर के क्या होने लगे, धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। अब देखो ये जो 25 फरवरी है, इसी 25 फरवरी को क्या हुआ, जो ड्यूमा जो है, ड्यूमा को समाप्त कर दिया। ड्यूमा कौन सी थी, जो प्रतिनिधि सभा थी। जब ड्यूमा को समाप्त हुआ तो इसके बाद 27 फरवरी को जो लोग थे, इन लोगों ने बाएं तट पे आ गए, यानी 27 फरवरी को ये जो लोग हैं बाएं तट पे आ गए 27 फरवरी को, और क्या करने लगे, पुलिस मुख्यालयों पर हमला किया। जितने भी पुलिस मुख्यालय है, सरकारी कार्यालय है, उनके ऊपर उन लोगों ने हमला किया। तो उस जार ने अपनी क्या उतारी, सेना। तो सैनिक जो थे, सैनिकों को ऑर्डर दिए गए कि भाई आप ऐसा करो, इन लोगों पे गोलीबारी करो और इनको खत्म करो, यहां से बिखेरो। तब क्या किया, सैनिकों ने अपने अधिकारियों को मार दिया, अपने अधिकारियों को किसको ज्वाइन कर लिया, अधिकारियों को मारकर, कुछ अधिकारी थे उनकी हत्या कर दी, गोलीबारी की गोली उनके ऊपर चला दी, मारकर क्रांतिकारियों का साथ मिल गए, क्रांतिकारियों के साथ मिल गए। तो जितनी रेजिमेंट थी वहां पे, उसमें से 2-3 रेजिमेंट ऐसी थी, रेजिमेंट का मतलब होता है सैनिक टुकड़ी, वो क्या हो गई, सैनिक अधिकारी थे इनके मुख्य, उनके खिलाफ हो गई, और किसके साथ जाके मिलकर, इन क्रांतिकारियों के साथ मिलकर के ये लोग क्या करने लगे, क्रांति। तब क्या हुआ, इन्होंने जो हमारे बड़े बड़े सैनिक अधिकारी थे रूस के, वो लोग किसके पास गए, जार के पास, और जार को जाके क्या बोला, जार से कहा कि आप क्या कर दीजिए, अपना पद त्याग दीजिए, जार का पद त्याग दीजिए, नहीं तो क्या हो जाएगा मुश्किल। क्यों, क्योंकि हमारी जो सेना हमारे पास, हमारा पावर क्या है, हमारी ताकत तो सेना है, और सेना ही किसके साथ मिल गई है, क्रांतिकारियों के साथ। अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो जार इस बात पे राजी हो गया, और जार ने क्या किया, जार ने अपना पद त्याग दिया, जार ने पद त्याग दिया, वह
रूस में सोवियतों की, सोवियत क्या थे, सोवियत वो जो लोग मिले थे, यानी ये जो क्रांतिकारी और सैन्य अधिकारी मिलकर के सोवियतों की अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अब अंतरिम सरकार बन गई। अंतरिम सरकार का मतलब क्या हुआ, अस्थायी सरकार। अस्थायी सरकार कि जब तक हम नई सरकार नहीं बना लेते हैं, जा तो गया काम से, अब देश पे शासन तो चलाना पड़ेगा ना, तो शासन चलाने के लिए हमने अंतरिम सरकार बनाई जो अस्थायी है। जब तक नई सरकार नहीं आ जाती है वयस्क मताधिकार से चुनी हुई, वयस्क मताधिकार मतलब लोग वोट दे करके नई सरकार नहीं चुन लेते हैं, तब तक ये सरकार काम करेगी और इसका गठन करके ये लोग क्या करने लगे, कार्य करने लगे। अब बात होने लगेगी कि चुनाव होगा और इसमें अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया। और इसी क्रांति के अंदर जो सर्वाधिक योगदान था वो पेत्रोग्राद के लोगों था। इसका नाम रखा पेत्रोग्राद की फरवरी की क्रांति। ये इसका प्रभाव ये हुआ इस क्रांति का कि जार जो है उसने अपना पद त्याग दिया। अब जार रूस में शासन नहीं करेगा, रूस पे शासन कौन करेगी, इन सोवियतों की जो अंतरिम सरकार है ये क्या करेगी, उसके ऊपर शासन करेगी। चलो, इसकी क्रांति पेत्रोग्राद की फरवरी क्रांति कब हुई, 1917 में। है क्या, पेत्रोग्राद शहर है, सेंट पीटर्सबर्ग इसका पुराना नाम था, बाद में बदला। नदी बहती है उसके बीच में जिसका नाम याद रखना है, जिसको हम नेवा नदी कहते हैं। तो ये जो जार था उसने जब ये शहर निर्मित भी किया था, तब ये शहर इस तरह से निर्मित किया है कि इसके एक तट पे गरीब लोग, दूसरी तरफ पे ऊंची जाति के उच्च वर्ग के लोग रहते थे। तो इस तरफ मजदूर, किसान और दुकान वगैरह या फिर जो हमारे घर वगैरह या फिर फैक्ट्रियां जो थी वो इस तरफ थी, यानी गंदी बस्तियां और गरीब लोगों के घर इस तरफ थे दाएं तट पर। और बाएं तट पर जार का महल था जिसको हम विंटर पैलेस कहते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, विंटर पैलेस। जो ये विंटर पैलेस वगैरह ये किस तरफ थे, ये इस तरफ। पादरी वर्ग ड्यूमा जो प्रतिनिधि सभा थी, इसके अंदर लोग आके बैठते थे, यहाँ से दाएं तट से जो इनके प्रतिनिधि इधर आके बैठते, वो देखते थे कि भाई कितना फर्क है रूस के समाज के अंदर। एक वर्ग है जो बहुत अमीर है, इस ऐसे महलों में रहता है इस नदी के इस तरफ, और इस नदी के दूसरी तरफ गरीब लोग, मजदूर लोग जिन्हें एक साथ सोना पड़ता है, रोटी के लिए तरसना पड़ता है। ये वो लोग मानते थे कि ये पूंजीवादियों की वजह से है, ये वर्ग जो है ये पूंजीवादी है। ये लोग जो बोलेस्विक थे, जो सामंतवादी थे या फिर जो हमारे समाजवादी, ये चाहते थे कि इनके ऊपर अधिकार करो और इनके पास जो संपत्ति उसको लूट लाट के किसमें बांट दो, इन लोगों पे बांट दो। ये जो फर्क था, इस कारण इस क्रांति को बढ़ावा मिला। अब क्या हुआ, दाएं तट पर क्या होता है, मजदूर और जो किसान थे तो एक फैक्ट्री में तालाबंदी लग गई। तालाबंदी मतलब उसको फैक्ट्री को बंद कर दिया, तो लोग हड़ताल पे गए, क्योंकि लोग जाएंगे, क्योंकि लोगों को तो क्या चाहिए उस वक्त, काम चाहिए। काम नहीं होगा तब उन्हें भोजन नहीं मिलेगा, वेतन नहीं मिलेगा। इस कारण जब तालेबंदी की तो लोग क्या करने लगे, इसके खिलाफ प्रदर्शन। तो पहले 22 फरवरी को इन्होंने तालेबंदी के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो इनको पहली बार में तो क्या कर दिया, इधर उधर भेज दिया। फिर क्या हुआ, 25-26 फरवरी को फिर हड़तालें होने लगी, और इन हड़तालों का जो नेतृत्व कर रही थी वो महिलाएं कर रही थी। ऐसा विश्व में पहला उदाहरण बना रूसी क्रांति के, जो महिलाएं किसी क्षेत्र में क्या कर रही है, क्रांति का नेतृत्व कर रही है। इस कारण इसी दिन हमने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाना शुरू किया। क्यों 8 मार्च को मनाते हैं, मैंने आपको बताया कि ये जूलियन कैलेंडर है, रूस इसको मानता था। और जूलियन कैलेंडर और जिसको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, जिसमें जनवरी से दिसंबर तक महीने होते हैं, ये जो है इसमें 13 दिन का अंतर है। तो ये 22 फरवरी अगर 24 फरवरी के आसपास ये घटना हुई तो 8 मार्च 13 दिन का फर्क है, तो 8 मार्च को हम अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने। फिर क्या हुआ, इस 25 फरवरी को ही क्या कर दिया गया, इस ड्यूमा को समाप्त कर दिया गया। और 27 फरवरी को ये जो मजदूर वगैरह जो इधर क्या कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो इधर आ गए बाएं तक पे आए तो पुलिस मुख्यालय पर, सरकारी कार्यालयों पर इन्होंने हमला किया और मांग करने लगे कि हमें वापस काम दो, फैक्ट्रियां खोलो, हमारा वेतन बढ़ाओ, हमारे जो घंटे तुम काम कराने की ज्यादा है उस घंटों को क्या करो, कम करो। ये सारी मांग करने लगे और खासकर मांग करने लगे कि यहाँ पे हमारे लिए समाजवाद लेके आओ और हमारे देश के अंदर किसकी संविधान की स्थापना करो। तो सैनिकों ने क्या किया, अधिकारियों ने इनसे कहा, घुड़सेना होती थी इनकी, तो घुड़सेना को बोला कि भाई तुम लोग इसके ऊपर आक्रमण करो और लोगों को यहाँ से बखेरो। तो सैनिक उल्टा किसके ऊपर, कुछ सैनिकों ने कुछ अधिकारियों को मार दिया और मना कर दिया कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम तो किसके साथ है, क्रांतिकारियों के साथ है। जब सेना क्रांतिकारियों के साथ हो गई तो बड़ा प्रशासनिक सैनिकों का जो समूह था वो जार के पास जाके उनको सजेशन किया कि आप अपना पद त्याग दीजिए, नहीं तो क्रांति बहुत ज्यादा हिंसक हो जाएगी और लोगों को रोकना मुश्किल हो जाएगा और मार भी सकते हैं। इस कारण जार राज्य हो गया इस बात पे और उसने क्या किया, अपना पद त्याग दिया। जैसे ही पद त्यागा तो जार का शासन इसी दिन से समाप्त हो गया। तो ध्यान रखना, जार का शासन कौन सी क्रांति से समाप्त हुआ, पेत्रोग्राद की फरवरी क्रांति 1917 में हुआ, 1905 वाले में समाप्त नहीं हुआ था। फिर रूस में जितने भी ये सोवियत क्या थे, ये आपके स्थानीय स्वशासित लोग थे, जो अभी जो इन्होंने जो क्रांति कर रहे थे, इन लोगों का समूह सोवियत कहलाता था।
इन्होंने अंतरिम सरकार बना दी। अंतरिम सरकार क्या होती है? अस्थायी सरकार होती है। अपन एक उदाहरण लेते हैं, जैसे इंडिया का उदाहरण देता हूं मैं आपको कि भाई हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने आजाद कर दिया, लेकिन हमारी जो सरकार बनती है, पहली सरकार जो भारत सरकार के, भारत के लोगों ने वोट देके जो सरकार बनाई, वो बनी थी मई 1952 में, मई 1952 के अंदर। तो आप कहोगे कि 5 सालों के अंदर 1947 से 1952 के बीच में कौन सरकार चला रहा था? तो उसको हम कहते हैं अंतरिम सरकार। इन 5 सालों के दौरान भारत की जो संविधान सभा थी, भारत की जो संविधान सभा थी वह शासन चलाती थी। 1947 से लेकर 1952 तक संविधान सभा एक तो संविधान का निर्माण भी करती थी और साथ ही संविधान का निर्माण करती थी, तब तो इसके अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब ये लोग सरकार के रूप में कार्य करते थे, देश के लिए कानून बनाती थी इन 5 सालों में, तब इसके अध्यक्ष हुआ करते थे जीवी मावलंकर साहब। तो ये जो संविधान सभा है, इसका एक तो काम था संविधान बनाना, दूसरा काम था देश के लिए कानून बनाना। तो ये जो 5 साल तक इस संविधान, इसका जो अंतरिम सरकार थी, इसके जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे नेहरू जी हुआ करते थे, गृह मंत्री कौन हुआ करते थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब हुआ करते थे। तो ऐसे पूरा क्या करता था, इनका मंत्री वगैरह सब काम करते थे। तो इन 5 सालों तक ये अस्थायी सरकार रही और इसको ही हम अंतरिम सरकार कहते थे। फिर 1952 में चुनाव हुए और फिर नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और 26 जनवरी 1950 को जब भारत गणतंत्र बना था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो ऐसे कैसे जब जार का शासन यहाँ खत्म हो गया, अब आई थिंक आपको अंतरिम समझ में आ गया कि अंतरिम सरकार का जो जार खत्म हो गया, तो कोई तो शासन चलाने के लिए चाहिए। तो इन सोवियतों ने मिलकर जो अस्थायी सरकार बनाई, ये स्थायी नहीं है, अस्थायी है, क्योंकि इसे अभी जनता ने वोट नहीं दिया है, बल्कि ये चाहते हैं कि एक बार को हम क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं सरकार, फिर हम वोट करवाएंगे, जो वोट में क्या हो जाए सफल होगा उसकी सरकार मान लेंगे। तो अंतरिम सरकार ने क्या हुआ, गठन हुआ और इस तरह से इस पेट्रोगार्ड की फरवरी क्रांति के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे जार का जो तानाशाही शासन था, इसको क्या हो गई, समाप्ति हो गई। अब इसके बाद क्या होता है वो इंपॉर्टेंट फैक्ट। फरवरी क्रांति के बाद क्या हुआ, फरवरी क्रांति के बाद, यानी ये तो क्रांति तो हो गई, रूस का जार तो गया काम से, उसकी सरकार तो गई, अब क्या बन गई बताओ, अंतरिम सरकार। अब ये अंतरिम सरकार जो है, इसमें कौन लोग शामिल थे वो देखते हैं। अंतरिम सरकार, एक तो मैंने बताया अभी अभी सैनिक जो आए वो सैनिक लोग, सैनिक अधिकारी, ये अंतरिम सरकार में मुख्य अधिकारी, भूस्वामी व उद्योगपति। अब ये लोग क्या चाहते हैं, देखो अभी भी देखो अंतरिम सरकार बनी है, तो पहले प्रभाव किसका, अभी भी सैनिक अधिकारियों का, भूस्वामियों का, उद्योगपतियों का, यानी जो अमीर लोग उनका। अभी भी मजदूरों किसानों की क्या नहीं है, यहाँ पे सरकार नहीं है। और ये लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी चुनाव हो जाए और सरकार बन जाए और हमारे पास में क्या रह जाए, शासन रह जाए। ये ध्यान रखना आपको, अंतरिम सरकार में कौन शामिल थे, सैनिक अधिकारी, भूस्वामी। अभी भी इनमें कौन शामिल नहीं है, मजदूर और किसान शामिल नहीं है। इस कारण ये लोग चाहते थे कि जल्दी से क्या बन जाए, सरकार बन जाए। लेकिन समस्या क्या हुई कि यहाँ पे एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन, इसका नाम आपको याद रखना है, ये आगे बहुत, व्लादिमीर लेनिन 1917 में वापस रूस में आया, वापस रूस में आया। ये जो पहले था, कब गया था, ये तो क्या कर रहा था, 1914 से रूस के युद्ध में शामिल होने का विरोध कर रहा था, युद्ध में शामिल होने का विरोध। अब देखो आप इसको समझो, मैंने क्या कहा, 1914 से 1917 तक, फरवरी तक रूस का किसका शासन है, रूस में जार का। तो जार ने क्या कर रहे, जितने भी पार्टियां हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है। तो व्लादिमीर लेनिन की जो पार्टी थी, बोल्शेविक पार्टी, जो मैंने कल पढ़ाई थी आपको, बोल्शेविक पार्टी, उस बोल्शेविक पार्टी में क्या था, ये लोग जो थे, इसको वहां पे प्रतिबंध था तो कई साल इसको बाहर रहना पड़ा। 1917 में वापस आता है और वापस आके ये क्या कहता है कि जो अंतरिम सरकार है इसको हटाओ और ये जो इसमें सैनिक अधिकारी, भूस्वामी है, इनको हटाओ, इसकी जगह हमारे जो लोग हैं, यानी जो जितने भी मजदूर वगैरह हैं, जो सामंतवादी है, जो समाजवादी है, वो क्या करें, यहाँ पर संपत्तियों पे अधिकार कर ले। और इसने 1917 में वापस आके एक थीसिस दिया, जिसको अप्रैल महीने में दिया था, इसका नाम रखा गया अप्रैल थीसिस। ये नाम है थीसिस। थीसिस का मतलब होता है, इसकी 3 मांगे थी, किसकी, व्लादिमीर लेनिन। 3 मांगे क्या थी, पहली, युद्ध से क्या करना, युद्ध से समाप्ति करना, यानी युद्ध से रूस को
वापस लाना। वापस लाने का मतलब हुआ कि अब रूस वापस युद्ध में शामिल नहीं हो। दूसरा, जितनी भी संपत्ति है, संपत्ति यानी संपत्ति व जमीनों को किसानों में बांटना। इसने कहा कि मजदूर और किसान वर्ग क्या करें, जिन भूस्वामियों के पास, उद्योगपति के पास जो जमीन है उसको आपस में बांट लें, किसानों में बांटना। वह तीसरी जो चीज है वो था बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इसको अप्रैल थीसिस कहा गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ये तीन मांगे की उसने कि भाई इसमें ये किया जाए कि एक तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दो, एक जो युद्ध लड़ रहा है पहले जिस युद्ध में जो रूस भाग ले रहा है इसको समाप्त, वापस ले आओ, रूस को नहीं भाग लेना है, और जो जमीनें हमें प्राप्त हुई, संपत्ति जो जार वगैरह के पास थी उसके भूस्वामियों के पास, उसे छीनो और किसानों में क्या कर दो, बांट दो। अब बहुत सारे लोग रूस के जो थे वो अप्रैल थीसिस को देख करके बहुत क्या हुए, वहां पर वो आश्चर्यचकित रह गए। वो तो चाहते थे कि अभी समाजवाद नहीं लाना है, अभी हम क्या करते हैं, इस अंतरिम सरकार को सपोर्ट करते हैं, जब एक बार सरकार बन जाए तो फिर हम समाजवाद लाएंगे। समाजवाद का उद्देश्य क्या था, किसको समाप्त करना बताओ, तो किसानों बांट दो, ये राष्ट्रीयकरण। तो ये लोग चाहते थे कि अभी अभी हम क्या करते हैं, अंतरिम सरकार को सपोर्ट करते हैं और उसके बाद में हम क्या लेंगे, समाजवाद की लाएंगे, समाजवाद की क्रांति। लेकिन लेनिन ने तो घोषणा कर दी कि अभी अभी इस काम को निपटाना है। इस कारण अब क्या होने लगा, अंतरिम सरकार के बीच में और इन बोल्शेविकों के बीच में क्या होने लगा, विवाद होना शुरू हुआ। कह नहीं तो उसको बाहर निकाल देता, जार ने उसकी पार्टी को क्या कर दिया, प्रतिबंध, और उसको दूसरे देश भेज दिया, नहीं तो मार देते थे। इस कारण वो डर के भाग गया और फिर वापस उसने देखा अब ठीक मौका है, अब समाजवाद को आगे बढ़ाना है, तो वापस आ गया और तैयार हो गया डट के कि भाई अंतरिम सरकार को हटाओ, ये सैनिक अधिकारी भूस्वामी ये तो हमारे काम के थोड़ी। हमारा तो उद्देश्य क्या था, हमारा तो उद्देश्य था किसान की सरकार, हमारा उद्देश्य था मजदूर की सरकार, हमारा उद्देश्य था, ये तो निजी संपत्ति को मानते हैं अभी भी, उद्योगपति कहेंगे निजी संपत्ति रखो, और ये कहने लगा नहीं निजी संपत्ति चाहिए नहीं, क्या करो, इन लोगों के पास जितनी संपत्ति है, जमीन है, उसको लूटो और किसमें बांट दो, किसानों में बांट दो, और बैंकों का राष्ट्रीय, हाँ भी ऐसा करेंगे, ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दो। अब क्या होना शुरू हुआ, यहाँ पे इसकी घोषणा कर दी तो हुआ क्या, ये जो अंतरिम सरकार है यानी जो सैनिक अधिकारी बनी है, इनके बीच में और इन बोल्शेविकों के बीच में क्या होने लगी, झड़पें होने लगी। ये लोग इनके अधिकारियों को यानी इनके जो नेता प्रमुख बोल्शेविकों को, इनको गिरफ्तार करने लगे कि इनको गिरफ्तार करो, नहीं तो ये लोग क्या करेंगे, हमारा तख्ता पलट कर देंगे। इन लोगों ने किसको हटाया था, इन लोगों ने जार को हटाया था। अब बोल्शेविक चाहते हैं कि इनको हटाओ और इनकी जगह मजदूरों की सरकार बनाओ। इस कारण ये लोग डरने लगे और ये लोग जो नेता है छुप छुप के रहने लगे। और बाद में क्या हुआ, अक्टूबर 1917 में क्रांति, इसी को कारण इसका ये महत्वपूर्ण क्रांति, इसके साथ ही समाजवादियों का क्या हो जाता है, रूस पर अधिकार। इसी कारण मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि इसको हम रूसी क्रांति को अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। तो अक्टूबर जो 1917 में क्रांति हुई, किसके बीच में, बोल्शेविकों और अंतरिम सरकार, यानी अंतरिम सरकार व बोल्शेविकों के मध्य, बोल्शेविक किसके, लेनिन के समर्थक के मध्य विवाद बढ़ गया। विवाद बढ़ने के मतलब होने लगे, इन लोगों ने तैयारी कर ली, बोल्शेविकों ने तैयारी कर ली, अब क्या करेंगे, अंतरिम सरकार को हटा देंगे और हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर शासन चलाएंगे। तो चॉइस इसके लिए क्या किया गया, एक गठन किया गया जिसका लियोन ट्रॉट्स्की, ये व्यक्ति है लियोन ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में सोवियत सरकार द्वारा किस पर, अंतरिम सरकार को कार्यालयों पर अधिकार के लिए योजना बनाई, अंतरिम सरकार पर कब्जे की योजना। ये चाहते थे कि ये किसी तरह अंतरिम सरकार को हटाते हैं और हमारी मजदूरों की सरकार लाते हैं, संपत्ति वगैरह जितनी भी उसको किस में बांट देते हैं, लोगों में बांट देते हैं। इस कारण किसके नेतृत्व में, नाम याद रखना, लियोन ट्रॉट्स्की जो है, इसके नेतृत्व में इसके लिए सरकार के खिलाफ बोलने लगे। जब इस बात का पता अंतरिम सरकार को पता चला तो इन लोगों ने क्या किया, जितने भी इनके कार्यालय थे किसके, बोल्शेविक, उनको सीज कर दिया और नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू किया। तो 24 अक्टूबर को 1917 को क्या हुआ, बोल्शेविकों ने क्या हुआ, बोल्शेविकों ने सरकारी कार्यालयों पर क्या कर लिया, कार्यालयों पर अधिकार व घंटा मजा आ गया सब इंसान सकते हैं।
अक्टूबर 1917 को बोल्शेविकों ने सरकारी कार्यालयों पर अधिकार कर लिया। तो जैसे इन्होंने अधिकार किया वह मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया, तो ये बोल्शेविकों को पहले क्या थी, सफलता थी। एक तो पहले इनके कार्यालय पर अधिकार था, लेकिन इन्होंने उल्टा क्या किया, सरकारी कार्यालय पर अधिकार करके मंत्री जो थे उनको क्या कर लिया, वहां पर गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा इन्होंने इनके पास युद्धपोत था औरोरा युद्धपोत से विंटर पैलेस पर बमबारी की। विंटर पैलेस किसका है, जार का, पर बमबारी की। जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया कि पेट्रोग्राद जो शहर है ये तो किस नदी के, नोवा नदी में जो इस युद्धपोत को चलाते हुए औरोरा को विंटर पैलेस पर बमबारी की। जब ये बमबारी हुई तो इस तरह से इनका जो है ये बोल्शेविक जो है ये पेट्रोग्राद में धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ा। अब इन्होंने क्या किया, अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई शाम को। कांग्रेस की बैठक में बोल्शेविकों के कार्य का समर्थन हुआ। यानी जिस तरह से इन्होंने मंत्रियों को गिरफ्तार किया, इस तरह से इन्होंने जो ये विंटर पैलेस पे सब कुछ किया, इसका समर्थन किया उन लोगों ने। किसने, अखिल भारतीय रूसी कांग्रेस ने। कांग्रेस क्या था, उनका समूह था, उन्होंने इसका समर्थन किया। जब इसका वहां पर समर्थन हुआ तो फिर बाकी शहरों में, ये तो किसमें चल रही थी क्रांति, पेट्रोग्राद में चल रही थी। तो पेट्रोग्राद के अलावा मॉस्को वगैरह अन्य शहरों में भी अधिकार होना शुरू हो गया। धीरे धीरे पूरे रूस के ऊपर अक्टूबर के 1917 के माह में बोल्शेविकों का अधिकार हो गया। यानी अब समाजवादी जो लोग हैं वो रूस में क्या कर चुके हैं, अधिकार कर चुके हैं। तो ये हमारी क्या थी, क्रांति थी। देखिए फरवरी की क्रांति मैंने आपको बताया कि पेट्रोग्राद जो शहर है उसके ऊपर क्रांति हुई और जार को मजबूर किया गया अपनी गद्दी छोड़ने के लिए, क्योंकि जो सैनिक थे वो भी क्रांतिकारियों के साथ जुट गए। तो उसके बाद जार मजबूर हुआ ऐसा करने। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन लोगों ने एक अंतरिम सरकार बनाई। जो ये अंतरिम सरकार है ये सैनिक अधिकारी, भूस्वामी, उद्योगपतियों से मिलकर बनी हुई थी। तो क्रांति का उद्देश्य था कि मजदूरों को शामिल करना। या तो मजदूर है ही नहीं, या तो कौन है, सैनिक अधिकारी, भूस्वामी। तो इस कारण इसका एक धड़ा था, एक समूह था जो विरोध करने लगा। उस विरोध में उसका नेता कौन बना, व्लादिमीर लेनिन। ये पहले 1914 में इनको यहां से निकाल दिया गया था, ठीक है, क्योंकि जार के समय में वहां पे क्या था, जो पार्टियां बनती थी उनको अवैध घोषित कर रखा था, तो यहां नहीं था। लेकिन ये व्यक्ति 1914 से विरोध कर रहा था कि रूस को युद्ध में शामिल नहीं होना है, प्रथम विश्व युद्ध में शामिल नहीं होना है, इसका विरोध कर रहा था। तो इसके बाद में ये वापस आया। क्यों वापस आया, क्योंकि अब उसको लगा कि जार जा चुका है तो फिर हमारा नंबर आएगा, समाजवादियों को कुछ करना है वहां पे जाके। तो इसने वापस आके क्या किया, एक घोषणा करवाई जिसको हम अप्रैल थीसिस कहते हैं। इसमें इसने 3 मांग रखी। युद्ध में रूस को वापस लाना, यानी अब युद्ध नहीं करना, रूस को सेनाओं को वापस बुला लो और उनके साथ युद्ध नहीं करना हमें। संपत्ति व जमीनों को किसानों में बांटना है, यानी ये तो समाजवादियों की शुरुआत से थी, ये निजी संपत्ति के विरोधी थे और ये समाज शुरुआत से ही कहते थे क्या करना है, संपत्ति का बंटवारा करो, यानी जो संपत्ति है उसके ऊपर संपूर्ण समाज का अधिकार होना चाहिए। तो इन्होंने कहा किसानों को, मजदूरों को बांट दो और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना। ये 3 मांगे की जिसको हम अप्रैल थीसिस कहते हैं। तो रूस के लोग इससे क्या थे, ज्यादा खुश भी नहीं हुए, अचानक इसको आश्चर्यजनक माना। क्यों, वो लोग सोच रहे थे पहले हम अंतरिम सरकार का भी सपोर्ट करते हैं और बाद में जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तब हम समाजवाद लागू करेंगे। लेकिन बोल्शेविक क्या कह रहे हैं, व्लादिमीर लेनिन क्या कह रहा है, वो तो कह रहा है ये चीजें अभी की अभी हमें करनी, अभी की अभी सरकार बनानी। तब हुआ क्या, तब अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच में संघर्ष शुरू होगा, जिसमें इनके बीच में कहीं कहीं हिंसक घटनाएं भी हुई। फिर इनको अंतरिम सरकार ने इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो ये नेता छुपने लगे। लेकिन धीरे धीरे एक आधार बनाने लगे कि कैसे भी करके हमें समाजवादियों की सरकार बननी है। जब ऐसा करने लगे तो अक्टूबर 1917 में अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच जो विवाद था वो चरम पर पहुंच गया। तो फिर 24 अक्टूबर 1917 को क्या हुआ, क्योंकि पहले इन्होंने क्या तय किया था, लियोन ट्रॉटस्की के नेतृत्व में सोवियत सरकार अंतरिम सरकार को कब्जे में ले, इसकी योजना चली। तो 24 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविकों के जो पहले उनके कार्यालय पर अंतरिम सरकार के लोगों ने अधिकार किया था, अब उन लोगों ने, बोल्शेविकों ने क्या किया, सरकारी कार्यालय पर अधिकार किया और जो मंत्री थे उनको गिरफ्तार कर लिया। और एक युद्धपोत था इनके पास, औरोरा युद्धपोत को नोवा नदी में चढ़ाते हुए विंटर पैलेस, जार के उस महल पर क्या करवाए, बमबारी की। और अखिल रूसी जो सोवियत कांग्रेस है, इसने इस कार्यवाही का समर्थन किया। उन्होंने कहा बोल्शेविक सही कर रहे हैं। तो जब इनको ऐसा समर्थन मिल गया तो जो और शहर थे, पेट्रोग्राद के अलावा जो और शहर थे, उनमें भी ऐसी घटनाएं हुई। धीरे धीरे पूरे
रूस के ऊपर बोल्शेविकों का अधिकार हो गया, समाजवादियों का अधिकार हो गया। इसी को ही हम रूसी क्रांति कहते हैं और इसी को ही अक्टूबर माह में ये सफल हुई, जो कि बाकी 1905 में, फिर फरवरी 1917 में, अप्रैल मई में चलती रही, लेकिन सफलता अंतिम रूप से अक्टूबर में मिली। इस कारण इसको अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। ये सारी चीजें हमें इसको रिलेटेड याद रखनी है। तो अब तक हमने ये जाना कि भाई अक्टूबर तक क्या हुआ, अक्टूबर में क्रांति हो गई और बोल्शेविकों का नियंत्रण हो गया। अब अक्टूबर के बाद में क्या हुआ, यानी अक्टूबर के बाद क्रांति, अक्टूबर के बाद क्या स्थिति वो समझते हैं। देखो समाजवादी हैं ये लोग, तो ये तो निजी संपत्ति का पहले से ही विरोध करते हैं, निजी संपत्ति के विरोधी है। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ही इन्होंने सरकार बनाई तो या फिर इनका जो अधिकार हुए तो उसके बाद इन्होंने निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया और जितने भी किसान हैं उनको जमीनें बांट दी, संपत्ति बांट दी और किसानों का अधिकार हो गया संपत्तियों पर। और 1917 तक आते क्योंकि ये अप्रैल 33 में क्या लिखा हुआ था, 1917 तक सभी बैंकों का क्या कर दिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इन लोगों ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो ये बैंक 1917 तक लगभग सभी बैंकों का क्या हो चुका है, राष्ट्रीयकरण हो चुका है। और जो सार्वजनिक संपत्ति है उसका उसके ऊपर किसका अधिकार हो चुका है, उसके ऊपर आपके किसानों का अधिकार हो चुका है। अब इन्होंने चुनाव करवाया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया। इसके बाद क्या हुआ, जो बोल्शेविक पार्टी है उसने अपना नाम बदल करके कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया। 1917 में बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया। ये लोग अब कम्युनिस्ट कहा जाएंगे क्योंकि इनका उद्देश्य ये था कि यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया तो इसका उद्देश्य ये था कि समाजवाद फैलाना, और इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया। अब हुए संविधान सभा के लिए चुनाव, तो संविधान सभा में चुनाव हुए। संविधान की सभा के चुनाव में, संविधान सभा के चुनाव में कम्युनिस्टों को, यानी जो बोल्शेविक है, कम्युनिस्टों को बहुमत नहीं मिला। अब जब कम्युनिस्टों को बहुमत नहीं मिलेगा तो 1918 में क्या करती है असेंबली, जो है 1918 में जो असेंबली है, संविधान सभा की नई असेंबली है, उन्होंने बोल्शेविकों के समर्थन को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं। तो फिर लेनिन क्या करता है, लेनिन ने असेंबली को बर्खास्त कर दिया। उसने कहा हमको समर्थन नहीं मिला है तो फिर ये असेंबली को बर्खास्त कर दिया। क्योंकि आप जानते हैं सालों बाद क्या हुआ है, यहां पर जो समाजवादी है, कम्युनिस्ट है, उन्हें किसी देश में सत्ता के नजदीक जाने का मौका मिला है। लेनिन ये नहीं चाहता था कि सत्ता के इतने नजदीक जाने के बाद जब हमें बहुमत नहीं मिला है तो हम असेंबली के जो बाकी सदस्य उनको सौंप दें। नहीं, वो चाहते थे कि असेंबली को बर्खास्त करते हैं और जो अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस है उसको ही क्या करते हैं हम लोग मुख्य मानते हैं। उन्होंने क्या कहा, अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस ये वास्तविक लोकतांत्रिक संस्था है, ये घोषणा कर दी। किसने, लेनिन ने। उसने कहा असेंबली कुछ भी नहीं है और जो रूसी सोवियत कांग्रेस है यही क्या है, वास्तविक लोकतांत्रिक संस्था है और इसी के अनुसार क्या चलेगा, अब शासन चलेगा। इसका मतलब हुआ रूस एक दलीय तंत्र की ओर बढ़ना शुरू हो गया। यानी अब रूस में एक ही पार्टी थी, जो कौन सी थी, बोल्शेविक। 1918 में बोल्शेविक पार्टी ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवास्क की संधि करी। अब इसमें विरोध हुआ कि भाई आप अकेले कैसे कर रहे हो, विरोधियों की बात आपने मानी नहीं। तो अकेले करने का मतलब, ब्रेस्ट लिटोवास्क संधि का मतलब था कि जर्मनी के साथ अब उनका कोई युद्ध लेना देना नहीं और एक शांतिपूर्ण समझौता था, जिसमें क्या हुआ, एक अपन ये समझ सकते हैं कि रूस एक तरह से प्रथम विश्व युद्ध से निकल गया, हट गया और विरोधियों ने इसका विरोध किया। तब बोल्शेविक पार्टी जर्मनी के साथ क्या करती है, ब्रेस्ट लिटोवास्क यानी जिसको हम कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं, ये सेम पार्टी वहां जाके क्या करती है, संधि करती है। तो ये बात समझ में आई कि अब जो रूस है उसमें एक दलीय तंत्र की क्या होगी, स्थापना होगी। इससे रूस
एक दलीय शासन व्यवस्था की ओर बढ़ गया। यानी अब देश के अंदर अन्य कोई पार्टियों को मिला ही नहीं, कोई मौका ही नहीं मिला। और ज्यादातर जितने भी कम्युनिस्ट देश होते हैं वहां पे वैसे ही एक दलीय व्यवस्था होती है। तो जो बोल्शेविक पार्टी है और जो लेनिन है ये एकमात्र नेता बन गए और इन्होंने अब रूस का क्या चलाना शुरू किया, शासन चलाना शुरू किया। इन्होंने शासन चलाना क्यों शुरू किया? ट्रेड यूनियंस पर इनका अधिकार था। इसके अलावा गुप्तचर डिपार्टमेंट पर भी क्या था इनका अधिकार? तो गुप्तचर पुलिस बनाई इन्होंने। और गुप्तचर पुलिस क्या करती थी? जो लोग समाजवाद का या जो लोग बोल्शेविकों का विरोध करते थे उनके खिलाफ ये क्या करती थी? कार्रवाई करती थी। इस तरह से यूरोप में जो समाजवाद आया, रूसी क्रांति आई, जो बोल्शेविक ने ये जो बदलाव किए, ये गृह युद्ध का रूप लेने लगे। किसका रूप लेने लगे? गृह युद्ध। यानी अब ये चीजें जो है अब एक तरह से ये एक आंतरिक कलह के रूप में बदल गई। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे रूढ़िवादी थे, जो जार के समर्थक वो, इसके अलावा जो जो अंतरिम सरकार में जो लोग थे, भूस्वामी वगैरह, ये लोग, ये जो हमारे बोल्शेविक है, इनके बीच में संघर्ष शुरू हो गया। अपनी अपनी विचारधारा को साबित करने का संघर्ष शुरू हुआ। तो ये किसकी ओर लेके गया? रूस को गृह युद्ध की ओर लेके गया। शुरुआत था तब रूसी जो व्यवस्था है, समाज है, वो हम कह सकते हैं 3 क्षेत्रों में बटी हुई थी। एक कौन थे? बोल्शेविक। ये लोग रेड्स कहलाते थे, रेड्स। एक कौन थे? समाजवादी क्रांतिकारी समूह था। ये जो समाजवादी क्रांतिकारी है इनको हम ग्रीन्स कह सकते हैं, यानी ये लोग ग्रीन्स थे। इसके अलावा एक हमारे पास है जो जार समर्थक, जिनको हम व्हाइट्स कहेंगे, यानी ये सफेद लोग हैं जो रूढ़िवादी है। अब इस गृह युद्ध के दौरान ये तीनों में क्या था? विवाद चल रहा था। बोल्शेविक क्या चाहते हैं कि वहां पर, रेड्स क्या चाहते हैं? बोल्शेविक चाहते हैं कि समाजवाद को बढ़ावा मिले, संपत्ति पे सभी लोगों का अधिकार हो। समाजवादी क्रांतिकारी जो है वो इनका बोल्शेविकों के क्या थे? खिलाफ खड़े थे। और जार समर्थक व्हाइट्स हैं, ये तो निजी संपत्ति के हिमायती थे और ये तो चाहते थे सामंतों के पास में संपत्ति का एक जगह संकेंद्रण हो। तो इन तीनों में गृह युद्ध हुआ, आपस में झड़पें होती थी, आपस में हिंसा फैलने लगी। इस तरह से रूस धीरे धीरे इन तीनों में संघर्ष चलता है। लेकिन आने वाले कुछ समय में 1819 तक तो इन समाजवादियों और व्हाइट्स का क्या रहा? वहां पे बोलबाला रहा। लेकिन धीरे धीरे इन बोल्शेविकों ने क्या किया? पूरे रूस पर अधिकार कर लिया और अब रूस जो है गृह युद्ध के पश्चात क्या हो चुका है? पूरी तरह बोल्शेविक में बदल चुका है। 1922 में गैर रूसी राष्ट्रवादियों को या राष्ट्रवादियों को स्वायत्तता देने हेतु यानी 1922 में गैर रूसी राष्ट्रवादियों को स्वायत्तता देने हेतु यूएसएसआर की स्थापना की, यानी सोवियत संघ, समाजवादी संघ की इन्होंने क्या की? स्थापना की। तो 1922 में मैंने बताया था गैर रूसी राष्ट्रवादी कौन थे? तो हमने जब शुरुआत में पाठ पढ़ा उसमें यह था कि भाई वहां पर बहुत सारे और देश थे, जैसे पोलैंड है, लिथुआनिया है, एस्टोनिया है, अजरबैजान है। ये ऐसे देश थे जो इसका हिस्सा थे रूस का। तो उन लोगों के भी उनकी बात को भी मानना पड़ेगा। तो बोल्शेविकों ने इसके लिए रूस का जो नामकरण है वो यूएसएसआर कर दिया, यानी राज्यों का समूह बना दिया। इसे यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बना दिया। किसको? रूस को बना दिया। और इस तरह से बोल्शेविक चाहते थे कि बाकी जो लोग हैं वो भी बोल्शेविकों के समर्थन में आ जाए, कम्युनिस्टों के समर्थन में आ जाए और रूस में समाजवाद को मजबूती प्रदान की जा सके। तो ये हमारे पास क्रांति है। अक्टूबर के बाद क्या हुआ? 1917 तक बैंकों का इन्होंने राष्ट्रीयकरण कर दिया। फिर 1917 में बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल कर कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया, क्योंकि ये जो मूल इनका जो था वो कम्युनिस्ट थे। ये लोग समाजवाद को मानते थे, निजी संपत्ति का विरोध करते थे। तो इन लोगों ने क्या किया? इसका नाम किया। अब संविधान सभा के चुनाव में कम्युनिस्टों को क्या नहीं मिला? ज्यादा बहुमत नहीं मिला। तो जो असेंबली थी 1918 में, असेंबली कहती है कि भाई आपको बहुमत नहीं मिलने के कारण आपकी मांगों को नहीं माना जाएगा। तो लेनिन तो चाहते थे, क्योंकि अभी अभी उनको क्या मिला? दुनिया में पहले बार किसी देश में इतने वो क्या गए समाजवादी सत्ता के नजदीक पहुंचे, तो वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो उन्होंने असेंबली को बर्खास्त करके अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को ही वास्तविक लोकतांत्रिक संस्था घोषित कर दिया। और अब ये जो पार्टी है, यानी लेनिन एकमात्र नेता, और ये जो पार्टी बोल्शेविक यानी कम्युनिस्ट पार्टी है, ये एकमात्र पार्टी बन गई। और इन्होंने क्या किया? जर्मनी के साथ में ब्रेस्ट लिटोव की संधि कर ली और युद्ध से
रूस को क्या कर लिया, बाहर निकाल दिया। तो इसका जब बहुत सारे विरोधियों ने इसका विरोध किया तो उनको इन्होंने शामिल किया ही नहीं, जिसका मतलब क्या हुआ कि अब रूस एक दलीय शासन और व्यवस्था बनने लगा। फिर क्या होगा, जब ये सारी चीजें होने लगी तो वर्गों के बीच में गृह युद्ध शुरू हो गया। बोल्शेविक जिन्हें हम रेड्स कहते हैं, समाजवादी क्रांति के ग्रीन्स कहते हैं, जार समर्थक व्हाइट्स थे। तो व्हाइट्स तो निजी संपत्ति के क्या थे, समर्थक थे, वो तो चाहते थे निजी संपत्ति हो, सामंतों को उस पर अधिकार हो। और बोल्शेविक क्या चाहते थे, इसका विरोध करते थे। इस कारण इनका जो युद्ध, गृह युद्ध चला। लेकिन धीरे धीरे बोल्शेविक जो है पूरे रूस में क्या करने लगे, अधिकार। अब जो रूस पर अधिकार हो गया तो जो अन्य देश थे इसके जो शामिल थे रूस में, जैसे लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, हंगरी, यूक्रेन, इसके अलावा जो हमारे और अन्य देश थे जैसे अजरबैजान, अल्जीरिया, इन देशों के अंदर जो राष्ट्रवादी रहते थे। तो 1922 में इन्होंने रूस को यूएसएसआर बना दिया, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बना दिया। और ये लोग, ताकि ये राष्ट्रवादियों को उन रूस के अंदर ही स्वायत्तता प्रदान कर दी जाए, जिससे ये लोग साथ में जुड़े रहे। तो इस तरह से अक्टूबर के बाद में ये स्थिति है। अब बोल्शेविक आ चुके, तो अब वो समाजवाद को वहां पे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो इन्होंने समाजवाद बढ़ाने के लिए क्या किया, पंचवर्षीय योजनाएं लेके आए। और आपको पता ही है, पंचवर्षीय योजनाएं दुनिया में लाने वाला पहला देश कौन था, रूसी था। तो इन लोगों ने, समाजवादियों ने क्या किया, जितनी भी संपत्ति थी उसके ऊपर सभी लोगों का हक हो गया, यानी किसान और सामंतों में बांट दिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब ये लोग पंचवर्षीय योजना लेके आए। प्रथम जो इनकी पंचवर्षीय योजना आई, प्रथम पंचवर्षीय योजना ये तो आई इनके 1927 से 1932 में। और फिर इनकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई, वो आई 1933 से 1938 के बीच में। ये दुनिया का पहला देश बन गया, या पहला अपन कह सकते हैं गणराज्य बन गया, रिपब्लिक बन गया, जहां पे पंचवर्षीय योजना। और भारत ने यहीं से इस चीज को क्या किया था, अडॉप्ट किया था। तो ये जो पंचवर्षीय योजनाएं दोनों चली, इसमें क्या हुआ, नियोजन क्या किया आर्थिक रूप से, तो स्टील संयंत्र लगाए गए और सारी व्यवस्थाएं की, जिससे रूस अब क्या करने लगा, तेजी से आगे बढ़ने लगा। और जो कार्य था इसमें, तेजी से जब रूस आगे बढ़ने लगा, सोवियत यूएसएसआर मजबूत होने लगा, लेकिन जो काम करने की जो हालात थी, स्थितियां थी, वो थोड़ी क्या थी, खराब, क्योंकि मजदूरों को बहुत ज्यादा क्या करना पड़ता था, काम करना पड़ता, जिसकी वजह से वो हड़ताल पे चले जाते थे। कम से कम ऐसा कहते हैं कि 550 बार के आसपास इस निर्माण के दौरान क्या होता था, कार्य रुका था। तो ये जो महिलाएं थी वो थोड़ी क्या होने लगी, वहां पे उनको भी कम सुविधाएं मिली, तो उन्होंने क्या बनाने शुरू की, स्वास्थ्य सुविधाएं स्वयं विकसित करने शुरू की। अब यूएसएसआर क्या करने लगा, आगे बढ़ने लगा। अब स्टालिन आते हैं, और स्टालिन के साथ में कैसी स्थिति होती है उसके बारे में जानते हैं, बाद में आगे बढ़ते। लेकिन समस्या क्या होती है, 1927-28 में, 1927-28 के आसपास रूस में अनाज संकट आ गया, अनाज का संकट आ गया। ये संकट कैसे आया, इस संकट के पीछे कारण है। देखो, अनाज का संकट इसलिए आया कि रूस में कृषि के सामूहिकरण को बढ़ावा दिया गया, किसानों को मजबूर करके सामूहिकरण बनाया। जब सामूहिकरण, तो फिर सरकार ने क्या किया, जब सामूहिक खेती शुरू करवा दी, तो फिर जो अनाज है एक निश्चित दर पर बेचने के लिए किसानों को मजबूर किया गया। उससे ज्यादा जो दर पर बेचते थे उनसे जमीनें जब्त की जाने लगी। इससे किसान वर्ग में क्या फैल गया, रोष फैल गया। 1929 में, उसके बाद लेनिन के बाद स्टालिन ने खेती के सामूहिकरण को बढ़ावा दिया। अब ये लोग बढ़ावा देने लगे, लेकिन बाद में स्टालिन को पता चला कि जो ज्यादातर जो व्यापारी वर्ग है वो क्या कर रहा है, चीजों को एक जगह केंद्रित कर रहा है। इस कारण उन्होंने उन चीजों पर रेड डाली, और वहां से क्या निकल रहा है, अनाज वगैरह निकल रहा है। और खेती का सामूहिकरण, जो छोटे छोटे खेत थे उन्हें बड़े खेतों में बदल करके खेती का क्या किया गया, सामूहिकरण। 1930 से 33 के मध्य रूस में बहुत ज्यादा अकाल पड़ा, जिसकी वजह से 40 लाख लोगों के आसपास लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये जो रूस में स्थितियां हुई, इससे समाजवाद के काफी लोग क्या हो गए, विरोधी हो गए, क्योंकि जो ये दबाव बना करके जो रूस में कार्य किया गया, इसे मना करने लगे किसान। तो उन लोगों ने, स्टालिन ने क्या सोचा कि ये लोग समाजवाद का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो उनको जेलों में डालना शुरू किया। और 1940 तक आते आते द्वितीय विश्व युद्ध तक तो स्थिति बहुत ही क्या हो गई, भयानक स्थिति हो गई। तो रूस में क्या हुआ, जब नया नया समाजवाद था तो बाकी दुनिया ने इसको अनुसरण किया, लेकिन धीरे धीरे 1950 तक समाजवाद को रूस मान करके दुनिया की सबसे पिछड़ा देश जो था, सबसे विकसित देशों की श्रेणी में आ गया। और अमेरिका के साथ क्या करने लगा, वहां पे कंपटीशन करने लगा, प्रतियोगिता करने लगा।
लेकिन धीरे धीरे अब पता चला कि जो सामूहिक खेती, जो उत्पादन बढ़ा है, इसके पीछे जो मजदूरों की हालत है, किसानों की हालत है, उनकी स्वतंत्रता, उनके अधिकारों में क्या है, उतनी स्वायत्तता नहीं है और एक दलीय तंत्र विकसित कर दिया रूस ने, जिसकी वजह से 1990 यानी 20वीं शताब्दी के अंत तक आते आते ये जो रूसी साम्राज्य है ये समाप्त होने लग गया। और इसके साथ जब 1945 से 90-92 तक जो शीत युद्ध चला, 92 आते आते रूसी साम्राज्य समाप्त हो गया। इस तरह से ये सारा का सारा यूरोप और रूस में समाजवाद क्या है, इस पार्ट में आपको ये बातें जानने को मिली। इसके अलावा रूसी क्रांति क्या चीज है ये भी हमने इस पार्ट के बारे में किस तरह से सारा जाना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने आप चीजें पढ़ाई वो आपको पसंद आई होगी। अगर ये आपको चीजें पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। चलिए, तो ये हमारा टॉपिक क्या होता है यहीं पर